बिहार में उपचुनाव को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है और इसी को लेकर सब जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उसको जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गए, अब जब रिजल्ट का इंतजार है तो उसको लेकर क्या गहमा गहमी चल रही है सभी पार्टियों में, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ पटना से मौजूद है ग्राउंड से हमारी संवाददाता रिया। तो रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। रिया आप बताइए मुझे कि क्या चल रहा है पटना के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में। बिल्कुल सर, अभी बता दें कि बिहार में जिस तरीके से उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो 23 तारीख को आने हैं, जिसको लेकर अभी अपने-अपने सभी लोग दावा ठोक रहे हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, राजद की बड़ी खबर ये है कि राजद के तरफ से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो पहले से ही कह रहे हैं कि 3 सीटों पर जीत उनकी थी। वो 1 सीट पर निष्कासित थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार चारों के चारों सीट राजद की होगी। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये अनुमान लगाया जा रहा है, कई घटक दल को नेता जो है वो बयान दे रहे थे कि कहीं न कहीं इस बार चूक हुई है उपचुनाव को लेकर। तो मुझे लग रहा है और लोगों को भी ये लग रहा है कि इस बार बीजेपी कम सीट लेकर आएगी, जिसमें तो जेडीयू आगे हो सकती ये कारण जो है, ये कारण सिर्फ जाति समुदाय को लेकर है या जो प्रशांत किशोर अपनी जो जनसुराज पार्टी को लेकर मैदान में उतरे हैं, ये उनको लेकर है। क्या कारण है और क्या कारण है कि भाजपा जो ये के जो लोग जो कह रहे हैं कि उनकी जो तैयारी उस तरह से नहीं रही या कहीं चूक हो गई, क्या चूक हो गई, किस बात को लेकर वो कह रहे हैं? जिस तरीके से भी बताया जा रहा है कि लगातार लोकसभा खत्म होने के बाद विधानसभा का चुनाव की तैयारी पहले से चल रही थी। इस बीच उपचुनाव आ गए और उपचुनाव में उनकी तैयारी में चूक हुई है, जिसको लेकर भारी प्रशांत किशोर एनडीए पे पड़ सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की तैयारी लगातार 2021-22 से ही चल रही थी और इस बीच में 2024 में उपचुनाव हुआ है, जिसको लेकर लग रहा है कि एनडीए पर भारी प्रशांत किशोर पड़ सकते हैं। राजद खेमे की अगर बात करें तो जैसा आपने कहा कि तेजस्वी कह रहे हैं कि 3 सीट पहले से वो जीते हुए हैं, तो क्या उनकी दावेदारी, जो उनका जो गढ़ है वो इस बार भी बच जाएगा? जो कहा जाता है कि भाई जो लालू यादव का जो किला है, बेलागंज, इमामगंज, ये सब जो उनके जो गढ़ रहे हैं, वो इस बार वो गढ़ जो बचा लेंगे तेजस्वी? बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि तबीयत खराब की स्थिति में भी लालू प्रसाद यादव बेलागंज गए, तमाम लोगों से मिले, आमना-सामना हुआ, बातचीत हुआ। उन्होंने जाकर जो विकास के मुद्दों पे है चर्चा भी किया है और लोगों से मिल-जुल कर उन्होंने जो निर्णय लिया है कि अगर बेलागंज में अगर उनकी जीत होती है, तो वो फिर से एक बार बेलागंज के बीच में आएँगे, लोगों की बात को सुनेंगे। उन्होंने अपनी गलतियाँ को एक्सेप्ट किया। तो मुझे लगता है कि इस बार बेलागंज तेजस्वी यादव जीत सकते हैं। लेकिन अभी कहना तो कुछ जैसे भी आपने कहा, आपने आप मैं आपको टोकूंगा बीच में, 2 बातें आपने कही। एक तो आपने कहा कि तेजस्वी ने अपनी गलती स्वीकार की है, तो वो गलती क्या है पहली? दूसरी बात कि लालू प्रसाद यादव को अपने इस तरह के स्वास्थ्य, जब उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, वैसे परिस्थिति में अगर वो बेलागंज जैसी जगह पर जा रहे हैं, तो क्या उन्हें डर था कि ये सीट हम लूज़ कर जाएँगे, इसलिए लालू यादव को उस जगह पर जाना पड़ा? क्योंकि विकास के मुद्दों में सर बताया जा रहा है कि विकास के मुद्दों में तेजस्वी यादव पीछे थे। बेलागंज में हालाँकि उनकी जीत हुई थी, लेकिन वो उस कामयाबी पे उतर नहीं आए, लोगों के बातों पे खरा नहीं उतरे, तो उसको लेकर उन्होंने अपनी गलतियाँ जताई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है लोगों को कि इस बार अगर उनकी जीत होती है, तो बेलागंज में विकास के मुद्दों पे कार्य होगा। इसीलिए लालू प्रसाद यादव वहाँ गए। डर तो सता रही थी, विपक्ष का कहना है कि लालू प्रसाद यादव को डर सता रहा था कि इस बार बेलागंज वो नहीं जीत पाएँगे, इसीलिए वो बीच में गए। तो ये बताइए, आप तो ग्राउंड पे हैं, आपने तो चीजें बहुत करीब से देखी है। मुझे ये बताइए कि जनता का क्या रिएक्शन है इस चुनाव को लेकर? जनता का रिएक्शन सर साफ दिख रहा है। बेलागंज की आपने देखा होगा, जनता ने आमना-सामना बात किया था। जनता ने कहा था कि जो विकास के मुद्दों पे काम करेंगे, जो हमारे बीच आएँगे, जो आमना-सामना रहेंगे, हम उनके साथ हैं। अब ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वो किनके साथ है, क्योंकि निर्णय तो वोटिंग के बाद ही होगा। कहा जा सकता है। तो अभी जो राजनीतिक गलियारों में जो बात चल रही है, क्या आपको क्या लग रहा है? आप ग्राउंड पर हैं, आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ रुझान जा रहा है? जो बेलागंज, इमामगंज की बात करें, 4 उपचुनाव, विधानसभा जो चुनाव जो है, उपचुनाव जो है, वो हो रहे हैं।
बिल्कुल सर, रुझान अभी प्रशांत किशोर की तरफ जा रहा है। कहीं न कहीं जो मोड़ है वो मुड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि चारों तरफ से मामले काफ़ी गंभीर हो चुका है। वो एनडीए की बात हो, चाहे एनडीए गठबंधन की बात हो, सभी तरीके से लग रहा है कि इस बार जो मोड़ है वो प्रशांत किशोर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस बार थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हुआ है एनडीए सरकार के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार जनता के बीच में थे। उन्होंने जो कार्य किया है उसको लेकर वो कहीं काफ़ी एक्टिव रहे हैं। उपचुनाव के पहले से। मेरा रिया आपसे सवाल ये है कि आप तो ग्राउंड पे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, आप अभी जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि उपचुनाव का रुझान किस तरफ जा रहा है? जी सर, ये सीधा-सीधा दर्शाता है प्रशांत किशोर इस बार भारी पड़ने वाले हैं एनडीए पे। जिस तरीके से उन्होंने अपना जो कार्य किया है, जिसकी गिनतियाँ उन्होंने करवाई है, लगातार जनता के बीच में भी थे। कई एक बार वो जाकर कैंपेनिंग भी किया है, लोगों के बीच जनसमर्थन कार्यक्रम होता है वो दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार भारी थोड़ा पड़ेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी दावा किया था और जिस तरीके से जनता उनके सपोर्ट में उतरी, आप देखे होंगे कि जब वेटनरी कॉलेज में उन्होंने अपना प्रोग्राम रखा था, तब लाखों की संख्या में बेलागंज हो, इमामगंज हो, सभी जगह से लोग आकर उनका सपोर्ट किया नहीं, था। तो इस ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है कि जब भी वो अपने रैली जहाँ भी किए हैं, जनसंपर्क अभियान जहाँ भी चला है, लोगों की भारी भीड़ तो जमा हुई है। लेकिन रिया, अक्सर देखा जाता है कि तेजस्वी यादव के भी रैलियों में भीड़ होती है, लेकिन वो भीड़ को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं वोट में। प्रशांत किशोर कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर नए पीढ़ी है, युवा हैं और कहा जा रहा है कि वो राजनीतिक में नए हैं, लेकिन राजनीतिक की समझ है उन्हें, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं। सभी तो लोग ये पहले इस भी बात को चुनाव मान। लड़वा चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों को चुनाव लड़वाया, जितवाने का भी काम किया है। उनके कैंडिडेट जो मैदान में इस बार उतरे हैं, काफ़ी रोमांचक दिखने को मिल रहे हैं, सभी एक्टिव हैं, जनता के बीच सभी लोग जा रहे हैं, सारे कैंडिडेट जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार भारी बिल्कुल पड़ेंगे प्रशांत किशोर, और 2025 में भी चुनौती है एनडीए सरकार के लिए। प्रशांत किशोर दे रहे हैं कि इस बार वो विधानसभा में भी कड़ी उपलब्धियां हासिल करवाएंगे और लोगों के बीच रहेंगे, और 2025 में भारी पड़ सकते हैं एनडीए सरकार पे। एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे, प्रशांत किशोर के लिए ये उपचुनाव क्या सेमीफाइनल है रिया? बिल्कुल, सभी ने कहा है, कई बार हमने प्रतिक्रिया लिया है तो सभी ने कहा कि प्रशांत किशोर खिलाड़ी में कच्चे हैं और अभी वो सेमीफाइनल में है, तो कहीं नहीं जाने वाले, और उनका तो यहीं तक है साथ, जनता का साथ यहीं तक है, आगे वो जाने वाले नहीं है। लेकिन अब देखिए 2025 से आने का तैयारी चल रहा है, 2025 की जो तैयारी, उनकी रणनीति पहले से ही तैयार थी। और आप बता दें कि रिजल्ट जो है 23 तारीख को आने वाला है। 23 तारीख तक सबको वेट करना है कि आखिर किसका पलड़ा भारी है, एनडीए या एनडी गठबंधन, या प्रशांत किशोर अकेले भारी पड़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रिया, पटना से जुड़ने के लिए। तो देखा दर्शकों आपने, रिया, आप उस पटना ग्राउंड से अपनी नजर बनाए रखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों की हलचल पे अपनी नजर बनाए रखिए, क्या प्रतिक्रियाएं आती है समय समय पर हमसे संपर्क करिए, जुड़िए। और दर्शकों से इतना ही कहना है कि देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही बता रही है कि प्रशांत किशोर भारी पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, और यही कारण है तेजस्वी यादव को भाजपा से उतना खतरा नहीं लग रहा था। जब प्रशांत किशोर मैदान में आए तो उन्हें लगा कि लालू यादव को ले जाना बेलागंज या अदर जगहों पे ले जाना उस चुनावी क्षेत्र में जरूरी हो गया, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी वही एमवाई समीकरण वाला दांव खेला है, मुसलमानों को अपने साथ लिया है। टिकट बंटवारे के समय कहते हैं कि मुसलमान उम्मीदवार को हमने टिकट दिया, वो ये नहीं कहते। जिस तरह की उसकी राजनीति रही है, उन्होंने हमेशा कहा कि हम फ्रेश राजनीति करेंगे, कोई भी जाति समुदाय की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो वो फिर से उसी लेंथ और लाइन में बॉल डाल रहे हैं, जैसे क्रिकेट की भाषा में बोला जाता है कि सेम लाइन लेंथ में बॉल डाल रहे हैं। वो भी एमवाई समीकरण पे फोकस हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी के लिए खतरनाक होते हैं प्रशांत किशोर या भाजपा गठबंधन के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। 23 तारीख को पिटारा खुल जाएगा। लेकिन ये बात सच है कि सेमीफाइनल प्रशांत किशोर के लिए जरूर है, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर ये चुनाव जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अपनी चारों सीट निकाल लेंगे, तो अगर वो निकाल लेते हैं, उनके दावों में जो दम दिखेगा वो दिखाएगा कि बिहार की राजनीति अगले 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरफ रुख लेगी। ये इसी उपचुनाव के रिजल्ट में तय हो जाएगा। मैं तमाम दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि आप इस न्यूज में हमारे साथ जुड़े रहे। एक बार फिर से रिया का धन्यवाद। रिया, आप एक बार फिर से पटना से कनेक्ट हुई और नजर बनाए रखिए। फिलहाल हम लोग इस खबर को यही अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।